नमस्कार, मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका योगेंद्र टाइम्स पर। दोस्तों, हर साल फरवरी माह में बजट के पेश होने की सुगबुगाहट हमें यह जानने के लिए व्यथित कर देती है कि आखिर इस बार वित्त मंत्री के पिटारे में क्या शामिल है। क्या वह पिटारा हमारे लिए कुछ नया तोहफा लेके आने वाला है या हम पे कोई अतिरिक्त भार। बजट की क्या ऐसी परिकल्पना हो सकती है जो सामान्य जनमानस को आसानी से समझ में आए। इसी दिशा में प्रयास करते हुए हमने आज का यह विशेष सेशन डिराइव किया है। आज हम चर्चा करेंगे बजट के सभी प्रारूपों पर, किस तरह से यह तैयार होता है, कौन कौन से बिंदु इसमें शामिल किए जाते हैं तथा एक गुप्त प्रक्रिया से होता हुआ किस तरीके से सदन तक ये पहुंचता है। साथ ही साथ आज हम बजट के सेशन में ये भी जानेंगे कि बजट की शुरुआत भारत में किस तरह से हुई। लगभग 150 वर्षों का इतिहास किस तरीके से बजट ने तय किया है तथा भारत के गौरवमयी अर्थपूर्ण नीति में किस तरीके से इसने योगदान दिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस विशेष सेशन को। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के निर्वाह के क्रम में दैनिक दिनचर्या को एक कहीं न कहीं छोटे प्रतिरूपों में बांट कर चलता है, जिसमें वह अपने पिछले दिन के किए गए खर्चे से प्रेरणा लेते हुए आज के दिन के खर्चे को डिराइव करता है कि आज हम इतना पैसा खर्च करेंगे और उस खर्चे की पूर्ति के लिए एक अनुमान व्यक्त करता है कि भविष्य में हम इतना कमाकर इस खर्चे की पूर्ति करेंगे। ठीक इसी तरीके से भारत सरकार भी बजट में प्रावधान करती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बजट का उल्लेख भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है, न कि बजट के रूप में। इस वर्ष पेश होने वाले बजट में कितना खास होगा, इस बात का इंतजार देश के हर एक नागरिक को रहता है। बजट का इतिहास लगभग 150 साल पुराना है। इतने सालों में ऐसे तमाम निर्णय लिए गए हैं जिन्होंने पूरी अर्थनीति को बदलकर रख दिया है। महत्वपूर्ण यह है कि बजट अपने विकास के क्रम में लगातार श्रेष्ठता को प्राप्त करता चला है। अर्थात बजट ने भारत के अर्थपूर्ण नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण निर्वहन किया है। बजट मुख्यतः अगर चर्चा करें तो अपने स्वरूप में केंद्राभिमुख है। अर्थात बजट जो भारतीय संघ को देखते हुए मेन अवधारणा है, वो बजट संघ और राज्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। परंतु जो राज्य का बजट है वो कहीं न कहीं संघ के बजट के ही अधीन होता है। बजट फ्रेंच भाषा के शब्द बूजट से लिया गया है और इस बात का हमने पहले ही उल्लेख किया कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में उल्लिखित है, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। बजट का मकसद देश की अर्थनीति को एक दिशा प्रदान करना होता है। इसका आशय ये हुआ कि बजट दूरदृष्टि से तैयार किया जाने वाला एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के स्वरूप को बताता है। बजट के इतिहास पर अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो 18 फरवरी 1860 में भारत के इतिहास का पहला बजट जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। वहीं अंतरिम सरकार का पहला बजट लियाकत अली ने 9 अक्टूबर 1946 को प्रस्तुत किया। लियाकत अली जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित थे, जबकि आजादी के बाद का अंतरिम बजट आर.के. षणमुगम चेट्टी ने प्रस्तुत किया। सी.डी. देशमुख पहले ऐसे वित्त मंत्री बने जिन्होंने किसी चुनी हुई सरकार का बजट प्रस्तुत किया। ये ऐसे बिंदु हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1958 में बजट प्रस्तुत किया। इसका आशय ये है कि 1958 में गठित सरकार में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वित्त मंत्री भी थे। ऐसा शुरुआती चरण में देखा गया है कि प्रधानमंत्री ही अपने स्वयं के पास महत्वपूर्ण विभागों को रखता था। 1964 और 1968 में
एक और घटनाक्रम देखा गया। ये घटनाक्रम भारतीय बजट के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है। मोरारजी देसाई द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर बजट को प्रस्तुत किया गया और भारत के इतिहास में ऐसा करने वाले वो इकलौते वित्त मंत्री थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। 1991 में देश में एक नई जरूरत महसूस की गई कि उदारीकरण को बढ़ावा दिया जाए और मनमोहन सिंह ने उदारीकरण को शामिल करते हुए विस्तृत बजट प्रस्तुत किया। 2019-2020 में भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत किया। तो ये बजट से संबंधित अभी तक के इतिहास में प्रस्तुतिकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, 1860 से बजट लगातार प्रस्तुत हो रहा है। 150 सालों में इसने तमाम उतार चढ़ाव देखे। शुरू में बजट छोटे स्तर पर प्रस्तुत किए जाते थे तथा मुख्यतः ये अंग्रेजी सरकार द्वारा गवर्न किए जाते थे। धीरे धीरे करके 1921 में आकवर्थ कमेटी की स्थापना की गई। ये 10 सदस्यीय एक कमेटी थी जिसने 1924 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग किया जाए। बताते चलें कि रेल बजट शुरू में आम बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, चूंकि रेल भारतीय बजट का लगभग 70% अकेले ही कंज्यूम करता था। चूंकि परिवहन एवं मालवाहक दोनों स्वरूपों में भारतीय रेलवे भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता था, अतएव यह समय की आवश्यकता थी कि उसको कहीं न कहीं अलग स्वरूप में प्रस्तुत किया जाए जिससे उसे विकास के ज़्यादा अवसर प्रदान किए जा सके। इसीलिए आकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट पर रेल बजट को आम बजट से 1924 में अलग कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2016 में सितंबर माह में यह निर्णय लिया गया कि 2017 से पुनः रेल बजट आम बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाएगा। और यह निर्णय तत्कालिक रूप से नहीं लिया गया, बल्कि यह निर्णय लगातार चल रहा था कि रेल बजट को आम बजट के साथ मर्ज कर दिया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि रेलवे वर्तमान में आम बजट की जो 75% कंजप्शन करती थी उसमें कमी आ रही है, क्योंकि अब रेलवे का इंफ्रा काफ़ी डेवलप हो चुका है। साथ ही साथ रेलवे का आम बजट के साथ मर्ज होना रेलवे को कहीं न कहीं अलग से विकास में सोचने के लिए अतिरिक्त समय भी प्रदान करेगा और इससे सरकार को भी फायदा होगा। साथ ही साथ जो 2 प्रक्रियाएं होती थी वो एक ही साथ होंगी, जिससे संसद का भी समय बचेगा और वो अन्य मुद्दों में उसको लगा सकेंगे। बताते चलें कि रेल बजट को आम बजट के साथ विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर मर्ज किया गया है। शुरू में बजट शाम को 5 बजे प्रस्तुत होता था, परंतु 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा यशवंत सिन्हा जिस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने एक रस्म निकाली कि 11 बजे बजट प्रस्तुत किया जाए। शुरू में 5 बजे शाम को इसलिए प्रस्तुत किया जाता था क्योंकि पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट से भारत का बजट पास होता था आज़ादी के पहले, तो वही एक ट्रेंड बन गया था। वहाँ से 12 बजे पास होता था, तो चूंकि 12 बजे के आसपास अगर उसमें आप देखेंगे तो 5 साढ़े 5 बजे के आसपास भारत में वो टाइमिंग होता था। 5.5 घंटे चूंकि आगे है, तो 5 बजे शाम को प्रस्तुत किया जाता था। आज़ादी के बाद 2001 में इस परंपरा को तोड़ते हुए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 11 बजे बजट प्रस्तुत किया जाने लगा। आइए देखते हैं बजट किस तरीके से प्रस्तुत होता है, क्या क्या इसमें प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं और किस तरीके से हमारे सामने आता है। देखिए, बजट कुल मिला के 6 रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात सरकार ने डिसाइड किया, बजट जो बनाने की प्रक्रिया है लगभग वो सितंबर महीने में शुरू हो जाती है। और आपको बताते चलें कि बजट
1 अप्रैल से 31 मार्च तक के वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है। बजट में मुख्यतः 3 वर्षों का लेखा जोखा होता है, एक तो जो बीत गया है वर्ष उसमें, और एक वर्तमान वर्ष, एक जो भविष्य में आएगा। अर्थात अगर बजट 2021-22 की बात करें तो इसमें 2020 की भी चर्चा होगी, 2021 की भी चर्चा होगी, 2022 की भी चर्चा होगी। तो ये प्रश्न कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बजट में कितने वर्षों की जिक्र किया जाता है। देखिए, सबसे पहले बजट को प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उसके मुख्य बिंदुओं पर आम बहस होती है, उसके बाद सामान्यतः सदन डिसॉल्व हो जाता है, अर्थात बजट के विभिन्न बिंदुओं को विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है। वो समितियां उस पर विचार करती हैं कि कौन कौन से बिंदु हैं, क्या इसमें ये बातें सही कही गई हैं, क्या इतना ही आवंटन होगा, और ये लगभग 24 अस्थायी समितियों के माध्यम से इसकी जांच पड़ताल की जाती है। फिर दोबारा बैठक आहूत की जाती है, अनुदान की मांग पर चर्चा होती है, विनियोग विधेयक पर चर्चा होता है, अर्थात पैसा कितना निकाला जाएगा। फिर फाइनली जाकर वोटिंग के माध्यम से बजट को पारित किया जाता है। तो इन 6 प्रक्रियाओं को अपनाते हुए भारत में बजट को पारित किया जाता है। आप सोच सकते हैं कि एक किसी प्रक्रिया के माध्यम से बजट को सरलीकृत तरीके से ना ही प्रस्तुत किया जाता है, ना ही पास किया जाता है। इसका आशय ये हुआ कि चूंकि भारत का संसाधन इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, इसलिए इसको बहुत ही बारीकी के साथ तैयार किया जाता है। आइए आगे हम चर्चा करते हैं कि बजट बनाने से संबंधित अन्य विधाएं कौन कौन से। बजट बनाने में वित्त मंत्रालय, नीति आयोग एवं अन्य जो प्रमुख मंत्रालय हैं वो अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। बजट में मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय का आर्थिक मंत्रालय शामिल होता है, जिसे नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का जो मंत्रालय है वही इसकी नोडल एजेंसी होता है। एक सर्कुलर के माध्यम से सभी मंत्रालयों के पास बजट का एक खाका तैयार करके शुरू में भेजा जाता है, जिसमें उनके लिए वह सीमा को दर्शाया जाता है जिसके तहत वो अपने खर्चों को करेंगे, और फिर वो बताते हैं कि क्या इस सीमा के अंतर्गत वो खर्चों को सीमित करने में सक्षम है, और अगर सक्षम है तो किस प्रकार से उसकी पूर्ति करेंगे। उस सर्कुलर के बाद बजट का द्वितीय जो पड़ाव होता है वो टैक्स के मुद्दे पर चर्चा की जाती है। टैक्स का मुद्दा बजट में सबसे अंतिम रूप से चर्चा में किया जाता है, और इसको चूंकि ये आम जनमानस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, जैसे जो बजट का प्राथमिक चरण होता है उसमें मुख्यतः नई योजनाओं पर बात की जाती है, जो द्वितीय चरण होता है वो टैक्स पे बात होती है। तो टैक्स पे बात करने के लिए भारत सरकार सामान्यतः बजट से संबंधित विचार विमर्श करने के लिए जो औद्योगिक विभिन्न तरीके के संस्थान हैं उनके प्रमुख लोगों को, किसानों से जुड़ी हुई संस्थाओं से संबंधित विभिन्न लोगों को, विभिन्न राज्यों से संबंधित वित्त मंत्रियों की, तथा अन्य जो एलीट पैनल हैं, जो गवर्निंग काउंसिल्स हैं, उनसे राय सलाह विचार विमर्श के बाद ही बजट को तैयार किया जाता है। और टैक्स का जो एप्रोप्रिएट एक रिजल्ट निकल कर आता है उसे सलाह हेतु टैक्स रिसर्च यूनिट अर्थात TRU को भेज दिया जाता है। वो बताती है कि क्या ये टैक्स की दर जो लगाई जाएगी, नई स्लैब जो भी होगी, वो कितना हितकारी होगी, कितना लाभकारी होगी, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद ही उस पर आगे निर्णय लिया जाता है। अब बजट कुल मिला के पास भी हो गया, तो अब बजट क्या किया जाएगा, छपने की बारी है। तो बजट छपने से पूर्व एक बार प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जाती है, उसके बाद ही छपाई होती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और छपाई से पूर्व हलवा बटाई की रस्म होती है। तो परीक्षाओं में इस समय ट्रेंड बना पूछा जाता है कि हलवा बटाई की रस्म किससे संबंधित है, बजट से संबंधित है। बजट छपने से पूर्व हलवा बटाई की रस्म होती है और बजट दिल्ली के रायसीना हिल के नॉर्थ ब्लॉक में छपता है, जहां पर वित्त मंत्रालय के करीब 100 अधिकारी 10 दिनों तक रहते हैं और ऐसी स्थिति में वो किसी से भी नहीं मिल सकते, यहाँ तक कि अपने घर वालों से भी।
उनका जो भी खर्चा होता है वो सरकार वहन करती है। एक अनुमान के मुताबिक जितना खर्चा होता है उनको पे किया जाता है वहाँ पर सभी सुविधाओं के माध्यम से। चूँकि ये होता है कि बजट किसी भी तरीके से छपने और इस सभी प्रक्रियाओं से पहले किसी भी तरह से ऐसा ना हो कि आम जनमानस में वो चला जाए और बजट की बातें लीक हो जाएं एक तरह से। और ऐसी अगर स्थिति आती है तो ये भारतीय सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद विषय होगा और इससे सरकार की किरकिरी हो सकती है। इसलिए सरकार इस तरीके के एहतियात बरतती है। आगे चलते हैं। एक ब्लू शीट टर्म आता है बजट के छपने से संबंधित। ब्लू शीट के बारे में, यह नीले रंग का एक कागज होता है जिसमें बजट में जो बातें कही गई उसमें मेन बातों को लिखा गया होता है। और यही बातें अगर लीक हो जाएं तो पहले से ही पता चल जाएगा सरकार ने बजट में क्या प्रावधान किया है, किस सेक्टर को फायदा होने वाला है, किस सेक्टर को नुकसान होने वाला है। अब जैसे अगर पहले से पता चल जाता है तो इससे शेयर बाजार की जो मार्केटिंग है वो इधर उधर हो सकती है। ध्यान दीजिएगा कि ब्लू शीट में जो ये बिंदु लिखे होते हैं इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी की देखरेख में रखा जाता है, ना कि वित्त मंत्री की। चूंकि वित्त मंत्री एक पॉलिटिकल व्यक्ति होता है इसलिए उससे इस चीज़ को दूर रखा जाता है। वित्त मंत्री इसका जायजा भी नहीं ले सकता, इसे ज्वाइंट सेक्रेटरी की देखरेख में ही रखा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसे ब्लू शीट या ब्लू प्रिंट भी कहा जाता है। बजट पारित होने तक, अब देखिए बजट पारित होना जैसे फरवरी में प्रस्तुत किया गया, इस समय 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता, शुरू में फरवरी के अंतिम दिनों में प्रस्तुत किया जाता था। तो बजट के पास होने की प्रक्रिया लंबी होती है और अप्रैल तक ये पास नहीं हो पाता। इसलिए अब चूँकि अप्रैल तक 31 मार्च को ही ख़त्म हो जाएगा वित्तीय वर्ष, तो शेष खर्चों को चलाने के लिए सरकार को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो सरकार उसके लिए लेखानुदान लाती है। तो लेखानुदान की मांग में बजट में जितना पैसा मांगा गया होगा उसका 1/6 भाग दिया जाता है 2 माह के लिए सरकार को। जब बजट पास होता है उतनी राशि को जितना दिया गया है 1/6 उसको उसमें से घटा दिया जाता है। तो लेखानुदान आप ध्यान में रखिएगा। मतदान की मांग में कटौती के लिए संसद द्वारा 3 तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं। मान लीजिए सरकार ने जितने पैसे की मांग की है उसमें से संसद को लगता है कि इन्होंने ज़्यादा पैसे मांगे हैं या इन्होंने जो पैसे मांगे हैं उसमें मितव्ययिता का ध्यान नहीं दिया गया, अनर्गल रूप से धन के खर्च होने की संभावना है, तो वहाँ पर कटौती का प्रावधान किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि अतिशय धन व्ययन से सरकार पर अंकुश लगाना। ऐसे स्वरूप के रूप में सर्वप्रथम नीतिगत कटौती प्रस्तुत की जाती है। नीतिगत कटौती का आशय ही है कि आपकी नीतियों में कोई खामी है जिसके कारण ये पैसा लग रहा है, और इस तरीके के प्रस्ताव में सरकार की मांग की गई राशि को काट कर 1 रुपये कर दिया जाता है। अर्थात इसमें संसद ये बताती है कि हम सरकार की नीतियों से सहमत नहीं हैं। ऐसी दशा में जब मांग काट कर 1 रुपये कर दिया जाता है तो इसका आशय ये हुआ कि सरकार का सदन में विश्वास नहीं है और सरकार कोलैप्स कर सकती है। परंतु ये भी हो सकता है कि सरकार दूसरी किसी नीति के माध्यम से सदन को समझाने की कोशिश करे। तो यह है नीतिगत कटौती। आगे चलते हैं दोस्तों। आर्थिक कटौती प्रस्तुत की जाती है। आर्थिक कटौती में सदन बजट की अनुदान मांग से एक निश्चित राशि को कट करता है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि मितव्ययिता को बजट में शामिल किया जाए। सदन को लगता है विचार विमर्श के बाद कि किसी विशेष खर्चे हेतु सरकार ने ज़्यादा पैसे की डिमांड की है तो उसे वह कम कर कर एक निश्चित राशि को बजट से काट लेता है। तीसरा है सांकेतिक कटौती। इस तरीके के प्रस्ताव में सरकार के द्वारा मांग की गई राशि से सांकेतिक रूप से 100 रुपये काट लिए जाते हैं। इसका आशय ये हुआ कि सरकार को मितव्ययिता पर बल देना चाहिए। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है। दोस्तों आगे चलते हैं। भारत के संविधान में इस बजट की परिपूर्ति हेतु 3 तरीके की निधियों की व्यवस्था की गई। निधियों का आशय हुआ फंड। 3 तरीके के फंड दिए गए हैं कि आखिर सरकार पैसा कहां से कलेक्ट करेगी। उनमें भारत की संचित निधि है अनुच्छेद 266 के तहत है।
संचित निधि का आशय ये हुआ, इसमें जितने भारित व्यय हैं, मुख्यतः जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनका भारित व्यय इसी में शामिल होता है। सरकार जो उधार लेती है इसी में पैसा जमा होता है, और जो उधार सरकार देती है जो उसका ब्याज मिलता है वो भी इसी में जमा होता है। एक निधि बनी हुई है जिससे सरकार का कामकाज चलता है। दूसरा भारत की लोक लेखा निधि है, इसका भी 266 में ही उल्लेख है, अनुच्छेद 266 में। इसमें क्या होता है, जैसे आपके जो बैंकिंग सेक्टर के जो पैसे हैं जो आप जमा किए हुए सावधि जमा वगैरह, वो इसमें शामिल होते हैं, और सरकार इसको निकालने के लिए फ्री होती है, किसी तरीके का प्रस्ताव नहीं लाती, वो खर्चे को अपना करती है। सामान्यतः इसका उपयोग बैंकिंग सेक्टर द्वारा ही किया जाता है। तीसरा होता है भारत की आकस्मिक निधि, यह अनुच्छेद 267 में इमरजेंसी फंड है कि मान लीजिए कोई ऐसी सेवा सृजित हो जाती है, मान लीजिए कोई ऐसी आपदा आ जाती है जिसमें खर्च की आवश्यकता है, तो इसमें हम तुरंत तत्कालिक रूप से पैसे को निकालते हैं। इसकी स्थिति भी एक तरीके से लोक लेखा निधि की तरह ही होती है। तो दोस्तों हमने देखा कि बजट एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा गुजर कर आता है जिसको हम कहीं न कहीं समाचार पत्रों के माध्यम से नहीं समझ पाते। हम समाचार पत्रों में इतना ही जानते हैं कि सरकार ने हमारे लिए टैक्स की स्लैब्स ये रखी हैं, ये विशेष योजना चलाई है और फंडिंग इतनी की है। जबकि होता क्या है, बजट को तैयार करने में विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, मुख्यतः गुप्त रखा जाता है बजट को, और ऐसी कई प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारे समक्ष नहीं आ पाती। और बजट को तैयार करने में आम जनमानस, औद्योगिक समुदाय से जुड़े हुए लोग, पत्रकार या ऐसे तमाम वो लोग जो भारत की अर्थनीति में महत्वपूर्ण विचार रखते हैं, जितने भी अर्थशास्त्री, उनके विचारों को सुनते हुए ही सरकार एक उत्तम स्तर का बजट तैयार करने की कोशिश करती है, और पुराने बजट से सीख लेते हुए ही भविष्य का बजट हमेशा सरकार तैयार करती है। तो आशा करते हैं आज का यह सेगमेंट आपके लिए लाभदायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।